Namaste. Namaste. Welcome to Pure Souls Yoga. And today I was confused whether I should talk about Shirshasana or I should talk about Pranayam, because I believe Pranayam is very important to help people during this time in order to pranayam actually helps not just controlling the breath but also the emotions. Pranayam. Pran means the bioenergy and ayam is the control. So pranayam का मतलब control of bioenergy होता है, but उसको करने से, क्योंकि वो अष्टांग योग में चौथे पड़ाव पर है, पहले आता है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम. तो आसन करने के बाद वैसे तो प्राणायाम किया जाता है, लेकिन प्राणायाम करने के लिए कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जब भी आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो रहे हों या ज़्यादा इमोशनल हो रहे हों और योर बॉडी टेक्स अ टोल, योर माइंड टेक्स अ टोल, योर लाइफ टेक्स अ टोल बाय गेटिंग इमोशनल, तो प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. लेकिन एक और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसे हम शीर्षासन कहते हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता. समस्या ये है. और शीर्षासन एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो, जिसे हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न. ओके, वो एक आसन है जो सारे आसन पर भारी है. तो वो अगर करना आ गया तो मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो सब कंट्रोल में आ जाएंगी. लेकिन शीर्षासन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है. ये मैं खासकर बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ. ऑल दोज हु आर बिगनर्स के नॉट जस्ट डू शीर्षासन जस्ट लाइक दैट. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. कुछ साल पहले आई वॉज अपॉइंटेड एज अ योगा टीचर इन वन ऑफ द वेरी फेमस स्कूल्स इन बॉम्बे. जो स्कूल का नाम है आर्य विद्या मंदिर. आपने नाम सुना होगा. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस लाइक ऐश्वर्या राय, सोनम कपूर, वो सब उस स्कूल से पढ़ी हुई हैं. तो मैं पूरे स्कूल को योगा सिखाती थी. और मेरे पास 10th स्टैंडर्ड का करिकुलम मुझे दिया गया. और उसमें लिखा था कि मुझे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को शीर्षासन सिखाना है. और मैं गई प्रिंसिपल के पास एंड आई स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड. आई सेड आई डोंट केयर इफ़ यू वांट टू रिमूव मी फ्रॉम द जॉब, लेकिन मैं बच्चों के लाइफ को रिस्क पे डालकर उनको कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती. वो इसीलिए क्योंकि शीर्षासन सीखने के लिए या सिखाने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप सामने नहीं रहेंगे, हर इंसान बहुत अलग सोचता है, अलग तरीके से ऑपरेट करता है, अलग तरीके से चीज़ों को समझता है. हम एक सेमिनार में बैठे हैं, लेक्चर में बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, जैसी उसकी अपब्रिंगिंग रही है, जैसी उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका खुद का अपना अप्रोच है, उसका माइंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो हर इंसान अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन को असिमुलेट करता है अंदर. ऐसे में अगर मैं 50 स्टूडेंट्स के क्लास को एक साथ शीर्षासन कराऊं, वो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो 14-15 साल के होते हैं, और उनका दिमाग इतना चंचल होता है, इतना रेस्टलेस होता है, वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते. बिकॉज इतने एस्पिरेशंस, इतना एप्रीहेंशन उनके दिमाग में पढ़ाई को लेकर, इतनी सारी चीज़ों को लेकर, वो एक जगह टिक नहीं सकते. ओके, दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल. और ऐसे में आप उनको हाईली फोकस्ड आसन जो कि शीर्षासन है, वो अगर सिखाएंगे, वो भी ग्रुप में, तो वो काफ़ी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए शीर्षासन में ज़्यादातर सिखाती नहीं हूँ, मैं बताती नहीं हूँ. आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे शीर्षासन के. बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स लेते हैं,
लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग होती है। जब तक मैं सामने बंदे को रखकर उसको पर्सनली ट्रेन ना करूँ, मैं शीर्षासन प्रैक्टिस नहीं करवाती। एक मेरी स्टूडेंट थी, अराउंड 2010-2011 की बात है, एंड शी हैड अ वेरी स्टिफ बॉडी। तो उनको मैंने अपने अंडर ट्रेनिंग कराई थी कुछ आई थिंक मोर देन 1 ईयर, 1-1.5 साल, और उसके बाद मैंने उनको वॉल के सपोर्ट से शीर्षासन प्रैक्टिस कराया था, एंड दैट टू अंडर माय सुपरविजन, एंड मैंने उनका साथ दिया था, उनके पैर वगैरह पकड़े थे तो वो सेफ थी। दैट इज़ हाउ आई बिलीव इन गोइंग स्लो एंड ग्रेजुअली। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है, गर्दन का एरिया, ओके, आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से शुरू होती है, आपके गर्दन के एरिया से, ये हिस्सा, ओके, और ये हिस्सा जुड़ता है आपके ब्रेन स्टेम से। योर ब्रेन स्टेम इज़ अगर ज़रा सा भी आपकी जो, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, अगर रीढ़ की आपकी जो सर्वाइकल एरिया है, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो सर्वाइकल रीजन है, 7 वर्टिब्रा जो होते हैं, वो सबसे फ्रेजाइल, सबसे नाजुक होते हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी डैमेज हो गया तो इट इज़ गोइंग टू आइदर कॉज यू डेथ और पैरालिसिस, इंसान कोमा में जा सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम लेइंग द फैक्ट्स, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल होकर नहीं काम करेंगे और रेकलेसली यू विल जस्ट वेंचर इनटू समथिंग, तो आपकी अगर तैयारी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा वर्स्ट के लिए प्लानिंग करके ही आगे चलें, ये नहीं कि आप हैप्पी गो लकी एकदम खुश हैं तो आपको करना है, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो शीर्षासन मैंने कई साल के बाद अपने आप से सीखा, मुझे किसी टीचर ने नहीं सिखाया, लेकिन मैं अपने आप से इसीलिए सीख पाई क्योंकि मैं बचपन से सर्वांगासन प्रैक्टिस करते आ रही हूँ। और सर्वांगासन है शोल्डर स्टैंड। शोल्डर स्टैंड में ही गर्दन पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, गर्दन काफ़ी मजबूत होती है। अगर आपको बचपन से उस चीज़ की ट्रेनिंग है तो आपकी गर्दन काफ़ी मजबूत है। तो शीर्षासन के लिए गर्दन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गर्दन की एक्सरसाइजेस रेगुलरली, जिनको भी कमज़ोर मसल्स की प्रॉब्लम है, जहाँ नेक स्पैज़म बहुत आसानी से हो जाता है, गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन स्टिफ है, शोल्डर स्टिफ है, वो मेरे ख्याल से तैयार नहीं है शीर्षासन के लिए, ये याद रखिए। ओके, आपको तैयारी करने के लिए आपका ये अपर एरिया बहुत ही रिलैक्स्ड और फ्लेक्सिबल चाहिए। अब जो लोग बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं जिम्मेदारी का, घर गृहस्थी का वगैरह वगैरह, वो शीर्षासन मेरे ख्याल से बहुत देर के बाद प्रैक्टिस कर पाएंगे, और वो भी वॉल के सपोर्ट के ज़रिए ही मैं आपको बोलूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी गर्दन पर पूरा वेट, आपकी बॉडी का पूरा वेट आपकी गर्दन पर आता है। द होल बॉडीज वेट कम्स ऑन योर नेक, सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेक। बाकी जो प्रेपरेटरी आसन्स हैं उनमें आपको आर्म वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपको हैमस्ट्रिंग वर्कआउट करना ज़रूरी है। इफ़ योर हैमस्ट्रिंग्स आर नॉट ओपनड अप, इफ़ योर लेग्स आर स्टिफ, यू कैन नॉट डू शीर्षासन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, your back cannot be stiff, your back has to be flexible and your core has to be strong to hold you in that position. आप वॉल के सपोर्ट के ज़रिए तो कर लेंगे, लेकिन वॉल के सपोर्ट को जब आप हटाएंगे, आप will you take your support off the wall, you will need to have a strong core. This is your core area, and until and unless you have a strong core, you won't be able to hold the balance of Shirshasana. There was a time when I still practice Shirshasana for 5 minutes, 6 minutes or so. But ये प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, जब तक आपका पूरा कंट्रोल, पूरा अवेयरनेस, यू नीड अ वेरी हाई बॉडी अवेयरनेस। आई नो मैं बहुत बातों में समय डाल रही हूँ, बहुत सारे लोग इतनी सारी बातें नहीं बताते हैं कोई भी आसन सिखाने से पहले, लेकिन
आई थिंक मैं एक ऐसी टीचर हूँ जो पहले सेफ्टी को ध्यान में रखती है एंड जब तक आप सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखेंगे कोई भी आसन आपको उतने बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा। आप उसको मस्ती मजाक में तो कर लेंगे, लेकिन आपको अगर उसके बेनिफिट्स चाहिए तो आपको उसके संबंधित जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं पहले उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड मेरा काम डराने का नहीं है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम गाइड करने का है, बाकी फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में है। तो मैं अभी आपको जो प्रेपरेटरी आसन्स, बेसिक आसन्स चाहिए उसके लिए वो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो शीर्षासन प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको तकरीबन 4, 5, 6 महीने लग सकते हैं ऑफ द वॉल। आप वॉल के सपोर्ट के ज़रिए तो आ जाएंगे, लेकिन 1 महीना तो आपको देना पड़ेगा जब तक आप वॉल सपोर्ट भी प्रैक्टिस करें। आपको अपने सारे प्रेपरेटरी आसन्स कम से कम 1 महीना लगातार निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने गर्दन को मजबूत बनाने के लिए। रोज़ सर्वांगासन करिए। अगर आपको सर्वांगासन करने में तकलीफ़ हो रही है मतलब आप शीर्षासन करने के लिए रेडी नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रेपरेटरी आसन्स हैं वो बताऊंगी। चाहिए तो मैं सर्वांगासन से शुरू करती हूँ। एंड जैसे मैंने कहा आर्म्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बिकॉज यू होल्ड। आप जब शीर्षासन करते हैं तो आपको ये आर्म्स पे होल्ड करना पड़ता है, तो आर्म्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और गर्दन मजबूत होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स, यू कैन नॉट हैव फ्रोजन शोल्डर्स एंड प्रैक्टिस शीर्षासन। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट। एंड येस, योर हैमस्ट्रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेड स्टैंड के लिए भी हैमस्ट्रिंग्स ओपन अप होना ज़रूरी है और हैंड स्टैंड के लिए भी हैमस्ट्रिंग्स ओपन अप होना ज़रूरी है। तो आपके लेग्स का फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दोनों होना ज़रूरी है। Okay, you can't just have one choice. All right, so let me show you. Let us do so सबसे पहली चीज़ जो है, मैंने गद्दा इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरा जब घुटने का एक्सीडेंट हुआ था और 3 months आई वाज ऑन बेड रेस्ट। मैं चल नहीं सकती थी, कहीं मूव नहीं हो सकती थी। तब मेरी पीठ बहुत दर्द करती थी, एक ही तरीके से मैं लेटी रहती थी बेड पर। आई यूज्ड टू कीप लाइंग डाउन ओनली ऑन माई बैक and that is not my style of sleeping. I sleep on my abdomen. लेकिन क्योंकि मेरे पैर में पूरा प्लास्टर था, कास्ट चढ़ा हुआ था, I had a full big thick cast on my leg after my surgery. So the only thing that could save me कि on the bed I used to practice Shirshasana. Yes, even in that with the big plaster on my leg and with such a critical condition, one thing I was very good at was Shirshasana. So I used to practice Shirshasana on the bed and that used to give immense relief to my back. So जितनी भी बैक की समस्या है वो एक्चुअली नहीं हो सकती अगर हम शीर्षासन करने की प्रैक्टिस डालें। लेकिन जिनको बैक की समस्या है वो ये ना समझें कि शीर्षासन करने से आपकी बैक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। पहले आपको बैक की समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप शीर्षासन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज़ शीर्षासन को एक क्योर की तरह मत देखिए। शीर्षासन करने से आपको बैक की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम सिवियरली है वो शीर्षासन करने से अवॉइड करें। क्योंकि हाँ, आप प्रेपरेटरी आसन्स कर सकते हो शीर्षासन प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रेपरेटरी आसन्स कीजिए ताकि आप अपने बैक को मजबूत बना सकें। तो सबसे पहले आई थिंक हमें नेक स्ट्रेचेस समझ लेने चाहिए। जो नेक स्ट्रेचेस आपको करना ज़रूरी है आपके शीर्षासन प्रैक्टिस के लिए। सो आप हाथ को इस तरह से रखें अपने माथे पर एंड प्रेस इट अगेंस्ट द फोरहेड।
तो आप अपनी गर्दन को माथे अपने पाम्स पे प्रेस कर रहे हो और अपने हाथों को उल्टी दिशा में प्रेस कर रहे हो, तो उससे आप दीज आर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, उससे आपकी गर्दन की मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट आपको पुश करना है, फोरहेड एंड पाम्स। 1 2 3 4 5 और छोड़ दीजिए। अब मैं काउंट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको इस तरह से काउंट नहीं करना है, आप मन में काउंट करेंगे, ज़ोर से काउंट नहीं करेंगे। 5 सेकेंड्स के बाद छोड़ दीजिए। ऐसा आप 5-6 बार रिपीट कर सकते हैं। आपको दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जोर से पुश करना है, मूव नहीं करना है दोनों को, लेकिन दोनों को पुश करना है एक दूसरे के अगेंस्ट। जिनको भी वीक नेक मसल्स की प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी अगर आप रेगुलरली इसको करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आप हाथ यहाँ रखेंगे, वही चीज आपको करनी है, जस्ट प्रेस इट अगेंस्ट वन अनदर। 5 seconds and then leave। This is how you do the neck strengthening exercises। neck flexibility के लिए सबसे बेस्ट है आप फुल सर्कल, नेक रोटेशन करते वक्त अगर आपको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा पेन है नेक में किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो मतलब काफ़ी स्टिफनेस है आपकी नेक में, और ये इसी के लिए है बिकॉज वी कीप ऑन यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स या बुक भी पढ़ते हैं। अगर नीचे की तरफ ज़्यादा गर्दन रखते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेन यहाँ पड़ता है और उसकी वजह से हमारी नेक में हमेशा स्टिफनेस या पेन रहता है लगातार। अब जो योग का अभ्यास रोज़ करते हैं उन लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, बजाय नॉर्मल लोगों के जो रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं या योग का अभ्यास नहीं करते हैं तो उनकी नेक में ज़्यादा स्टिफनेस होती है। तो उसके लिए आपको पीछे की तरफ गर्दन गिराना बहुत ज़रूरी है। इसको कम से कम 30-40 सेकेंड या आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से 50 सेकेंड 60 सेकेंड तक भी रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसमें पीठ सीधी रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपको काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी आराम दे सकता है। तो ये ज़रूर कीजिए, आप हर रोज़ कीजिए, एक दवाई समझ के आप कीजिए। ओके, तो ये हो गई गर्दन की एक्सरसाइजेस। इसके अलावा भी बहुत सारी गर्दन की एक्सरसाइजेस है, लेकिन अभी मुझे आपको और भी बहुत कुछ बताना है एंड फाइनली मुझे आपको शीर्षासन भी समझाना है। तो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले अधोमुख शनासना। अधोमुख शनासना से पहले अगर हम कुछ करना चाहें, बिकॉज अधोमुख शनासना में आपके हाथों पर आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आपकी बैक और आपका कोर, ये चारों चीज़ों पर काम एक साथ हो जाता है। तो अधोमुख शनासना प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस शीर्षासन।
अधो मुख शनासना के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डॉल्फिन पोज है। डॉल्फिन पोज में हम फोर आर्म्स को नीचे रखते हैं, कर हम वही रहे हैं जो अधो मुख शनासना में हम करेंगे। सो कीप योर पाम्स ऑन द फ्लोर एंड take your legs behind, keep them somewhat together if you can. Try to tuck your abdomen inside as much as you can so you can work on your core. Exhaling, go inside. जिनके लेग्स स्टिफ हैं वो नीज स्ट्रेट नहीं रख पाएंगे अधो मुख शनासना में, बट द चैलेंज इज दैट यू हैव टू लर्न टू कीप योर नीज स्ट्रेट एंड ट्राई टू सस्टेन इन देयर इन नॉर्मल ब्रीदिंग एज मच एज यू कैन. Adho Mukha Svanasana has to be practiced every day for 1 month if you want to practice Shirshasana, otherwise it won't work. After you do this, उसके बाद एक एक लेग उठाकर अपने सिंगल हैमस्ट्रिंग को प्रैक्टिस दीजिए. यहाँ पर आपको असली में अपने स्टिफनेस का एहसास होगा. And then this is the dolphin pose. Your forearms on the ground. And try to bring your legs as close as you can. You see my hips, they are pointing upwards. This is very important for practicing headstand and handstand both. You have to practice for handstand. Try to walk inside, pushing your hips up in the upward direction. But I'm not teaching you handstand right now, I'm teaching you headstand. So you need to do the same thing in the dolphin pose. Keeping your feet on the ground is very important. Another thing, before I get to the wall support for practicing headstand, so let me show you Sarvangasana, which I've shown in my previous classes as well. Always turn to one side and then lie on your back. Never go straight on your back. Okay, which is shoulder stand, जिससे आपकी गर्दन मजबूत होगी. So until and unless you practice shoulder stand, don't try to practice headstand. इस तरह से हाथ उठाकर यूं बॉडी को स्ट्रेट, दिस इज शोल्डर स्टैंड.
how you safely land in shoulder stand. I have had a habit of practicing shoulder stand from a very young age, and that is the reason why I could have a strong neck and strong shoulders. As you can see, पूरा body का जो weight है वो neck और shoulders पर आता है. इसमें आपकी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ब्रीदिंग फास्ट है. इट्स गुड फॉर योर रेस्पिरेशन एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके बैक के लिए. अगर आप इसमें बैक स्ट्रेट रख सकते हो, यानी कि आप शीर्षासन के लिए बिल्कुल रेडी हैं. प्लीज़ शीर्षासन प्रैक्टिस खाना खाने के तकरीबन 4 घंटे के बाद किया जाता है. इतना गैप देना बहुत ज़रूरी है. Do not try to eat or drink anything before practicing शीर्षासन और any आसन्स of शीर्षासन. तो ये हो गया सर्वांगासन. जैसे मैंने कहा कि काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए. और हाथों की जो एक्सरसाइज है, डॉल्फिन पोज, अधो मुख शनासना, दोनों आपके हाथों को भी मजबूत बनाते हैं. लेकिन उसके लिए अगर आप रोज़ प्लैंक करेंगे तो प्लैंक आपकी ओवरऑल बॉडी को मजबूत बनाता है. Here you can actually practice your arm strength. This is good for the core and for your back both. कम से कम 1-2 मिनट की प्रैक्टिस एवरी डे ज़रूरी है आपके प्लैंक की. ये प्लैंक 2 है, जिसको हम फोर आर्म प्लैंक भी कहते हैं, क्योंकि हमारे फोर आर्म्स ज़मीन पर हैं. ओके, तो ये हो गई आर्म की प्रैक्टिस. और हैमस्ट्रिंग्स का मैंने कहा आपको अधो मुख शनासना, और जो मैंने आपको उस दिन संवाद कोणासना के लिए बताया था, हस्तपदासन, फुल फॉरवर्ड बेंड, या पदोत्तनासना जहां हम वाइड लेग पोजीशन में फुल फॉरवर्ड बेंड करते हैं, वो भी आपकी हैमस्ट्रिंग्स को खुलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. तो वो प्रैक्टिस भी रोज़ करें आप. और अब मैं आपको वॉल सपोर्ट के ज़रिए दिखाऊंगी कि आपको कैसे शीर्षासन प्रैक्टिस करना है. अब अगर आपके पास आप बिल्कुल बिगनर हो एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास ऐसा कोई गद्दा है तो आप उस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपको कुशनिंग मिले आपके सर पर. और अगर आप मैट पे कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, आप टॉवल लेके मैट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जब आप हाथ नीचे रखेंगे शीर्षासन के लिए तो इस तरह से क्लैस्प योर हैंड्स, यू क्लैस्प योर हैंड्स. एंड अब आपको कहाँ पोजीशन करना है अपने हाथों को. सो मैं आपको बताती हूँ. आपका जो स्कल है, ये जो आपका स्कल है, ये आप हाथों को इधर पोजीशन करेंगे, यानी कि जो पीछे और आपका ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर पोजीशन करेंगे, यहाँ पर नहीं पोजीशन करेंगे. यू विल नॉट पुट इट इन द सेंटर कम्प्लीटली, यू विल पुट इट हियर. ओके, तो ये हिस्सा आपका नीचे होगा. आपका पूरा का पूरा हिस्सा नीचे नहीं होता है, आपका फ्रंट हिस्सा थोड़ा सा नीचे होता है. बट जैसे मैंने कहा, हर एक की बॉडी अलग है. सो टू ईच इट्स ओन, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. अगर आपको ऊपर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्दन पे स्ट्रेन आ रहा है या कहीं और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत रिलीज़ कर दें, उसको ओवर स्ट्रेन ना करें. ठीक है, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आप इन्वर्जन पोज ट्राई मत करो. जिस वक्त आप कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी आपको बता देगी, फिर आप इन्वर्ट कर सकते हो. यही चीज़ सर्वांगासन में भी लागू होती है. तो ये इस तरह से मैंने हाथों का पोजीशन लिया. मेरी तरह अगर कोई अंगूठी वगैरह आपने पहनी हुई है तो पूरा निकाल दीजिए. ठीक है, आपको कुछ चुभे ना, तो कोई अंगूठी नहीं पहननी है. आपकी ज्वेलरी सब निकाल दीजिए जो भी हाथों में है. सो दिस इज हाउ यू प्लेस इट. यहाँ हाथ नीचे रखते हुए फिर क्राउन को आप नीचे टच करेंगे और इस तरह से अपने फोर आर्म्स को रखते हुए पहले आप स्ट्रेट लेग्स
ओके, नीज बेंड मत कीजिए, डोंट बेंड योर नीज, ट्राई टू वॉक इनसाइड, इस तरह से वॉक बिहाइंड, वॉक इनसाइड। ये प्रैक्टिस आपको काफी दिनों करनी पड़ेगी, इसके पहले कि आप वॉल पर भी चढ़ सके, ठीक है। जिस वक्त आप वॉल पर ट्राई भी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस पहले कीजिए। जिसमें मैंने कहा हिप्स ऊपर की तरफ, ट्राई टू देन लिफ्ट योर लेग्स अप। जब आपको कॉन्फिडेंट आए, दोनों पैरों को उठाकर देखिए कि आप पूरा वजन अपनी फ्रंट बॉडी पर ला सकते हैं एंड लोअर बॉडी एकदम लाइट होनी चाहिए। व्हेन यू कैन डू दैट, यू आर रेडी टू टेक द लेग्स अप। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, मैंने बिना सपोर्ट के उठा लिया, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सिंगल लेग, ट्राई टू लिफ्ट योर सिंगल लेग अप, सिंगल लेग प्रैक्टिस करें। शुरू में आप बहुत ज़्यादा वेट अपने सर पे देंगे, जो कि लाजमी है, बिकॉज यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू आर डूइंग, इट्स अ बिगिनिंग। सो आपका बहुत सारा वेट ऊपर जाएगा। सो आई कांट टेल यू टू रिलैक्स, बट जैसे ही आप बिगिनर से एडवांस लेवल की ओर जाते हैं, आपको काफ़ी लाइट रखना पड़ता है अपनी बॉडी को इन्वर्जन पोज में उठाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, सिंगल लेग लेके अपने वॉल पर टिका दीजिए, इस तरह से। फिर दूसरा पाँव जब आपको कंफर्टेबल हो। इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी गर्दन कंफर्टेबल नहीं है, तो डोंट ट्राई टू टेक योर लेग्स off the wall. Do not try that stunt hastily. उस स्टंट को ऐसे ही आप ट्राई मत कीजिए। बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपने गर्दन को पर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी को देखिए कितनी कंफर्टेबल है, तब आप ये ट्राई कीजिए। ओके, लेग्स फोल्डिंग की जो पोजीशन है, वो पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है आपकी बैक पर काम करने के लिए। तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया कि सिंगल लेग लेकर आपको ऊपर जाना है इन्वर्जन में, और जितना हो सके उसमें ही आप रहिए। जब मैंने शीर्षासन किया था, जब मैंने अपने आप से सीखा था शीर्षासन, तो काफ़ी मुझे लगता है महीनों तक मैंने वॉल सपोर्ट किया था। तो ये मत समझिएगा कि जैसे ही आप वॉल सपोर्ट करेंगे आप रेडी हो जाएंगे शीर्षासन प्रैक्टिस करने के लिए। वॉल सपोर्ट करने के बाद भी आपको काफ़ी मजबूती लानी पड़ेगी अपने गर्दन में, अपनी बॉडी में, इसके पहले कि आप पूरा शीर्षासन कर सकें। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप राइटिंग टू मी, लेट मी नो कि आपकी प्रैक्टिसेस कैसे चल रहे हैं।
और क्या आपको जानना है, मैं अगली क्लास में आपको प्राणायाम ज़रूर सिखाऊंगी, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट शीर्षासन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए, जो भी मैं बेस्ट बता सकी. इफ़ आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, डू लेट मी नो. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस इन द Instagram ऑनलाइन क्लास. शुभरात्रि, नमस्ते, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. I'm sorry, I forgot to inform कि शीर्षासना प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लैंड करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से रिलैक्स करें, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट स्लीप इन शवासन. आप सीधा बैक के बल पर लेट नहीं सकते, आप सीधा पीठ के बल पे लेट नहीं सकते हैं, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर की तरफ चला जाता है. तो आप सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं, ना ही सीधा खड़े हो सकते हैं. तो ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे फिर दोबारा आना पड़ा कि शीर्षासन ख़त्म करने के बाद आपको कैसे रिलैक्स करना है. आपको बेबी पोज में रिलैक्स करना है, चाइल्ड पोज जिसको कहते हैं, या शशांक आसन जिसको कहते हैं. तो व्हेन यू हैव डन योर शीर्षासन, कभी भी लैंडिंग आपकी स्मूथ होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए. एंड देन आई होप यू कैन सी मी. यू हैव टू रिलैक्स इन दिस पोजीशन. अगर आपको गर्दन पूरा नीचे टच करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप गर्दन इस तरह से भी रख सकते हैं. आफ्टर शीर्षासन, दिस इज हाउ यू रिलैक्स. इसके पहले कि आप उठकर बैठ जाए, आपको इस तरह से अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने देना है, एंड ओनली देन कैन यू प्रॉपरली रिलीज फ्रॉम शीर्षासन. आई हैड टू टेल एवरीबॉडी दिस बिकॉज ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सारा ब्लड रश होता है हेड पे, और वो डेंजरस हो सकता है. So I don't want any such risk to be taken. That's why I had to come back and inform everyone. Thank you.